Samajapasar from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class 6th, subject science. कुछ जलीय आवास समुंदर। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। धारा रेखीय मैंने आपको बताया था, आगे से वो पतला होता है और पानी को चीरता हुआ चला जाता है। स्क्विड व ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर का धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए उन्हें गिल क्लोम होते हैं। डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। वे सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात श्रोणियों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। अतः अपने कभी दूरदर्शन पर तथा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है। तालाब एवं झील। क्या आपने तालाब, झील व नदियों व नालों में पौधों को उगे देखा है? यदि संभव हो तो समीप वर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए। वहाँ दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियों, तनों व जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित हैं? इनमें कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। तो आपने देखा कि कई पौधे की जड़ें जो पानी के अंदर होती हैं, कई पानी के ऊपर ही तैरती होती हैं और कई पौधे पानी के अंदर ही होते हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल व खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, परंतु जलीय पौधों में बड़े आकार में बहुत छोटी होती हैं। जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधे का तना लंबा, खोखला व हल्का होता है। तना जल की सतह पर वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं। कुछ जलीय पौधों जो जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं, ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी या पतले रिबन की तरह होती हैं, वह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है तथा पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। वह तालाब के जल व स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पक्षपाद लंबे व मजबूत होते हैं, जो उसे छलांग लगाकर वह शरीर पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पक्षपाद में जाल युक्त पादांगुलियां होती हैं। इनका जो पैर होते हैं वो जालीदार होते हैं, जो क्या करते हैं, तैरने में सहायता करते हैं। हमने केवल कुछ ही जंतुओं पौधों की चर्चा किया, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अध्याय 7 में सुझाए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे, तब तक आप पौधे की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधे के पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो इनमें कितनी विविधता होगी। तो वो अलग अलग तरह के हर बहुत लाखों प्रजातियां होती हैं, जंतुओं की और पौधों के भी, हमारे आसपास के जीव। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधों एवं जंतुओं की चर्चा भी की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों व जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारी सूची में संजीव के कौन से उदाहरण हैं। आइए 1 में पाई जाने वाले जंतु वस्तुओं में विषय में सोचिए। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, स्पर, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, शत्रु काई 1 में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। इनमें से कौन सा जीव है? अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव या सजीव समूहों में बांटिए। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरणतः हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं है। पहेली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का ये छंद पढ़ रही थी। मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ। अपने पैरों की बिवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करो हम वायु ले सकें,
मेज ने कुर्सी से कहा, कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं हैं। तुम जैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो जबकि तुम जानती हो हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे पास, हम दोनों पैरों पर क्यों नहीं चल सकते। तो पहेली और बुजों की कविता बहुत मज़ेदार लगी, क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अंततः ये चल नहीं सकते, न बोल सकते हैं और न ही समस्याओं को महसूस कर सकते हैं जिनसे हम पीड़ित होते हैं। हम जानते हैं कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का संजीव नहीं है। इस प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं। हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य अथवा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट आज जैसे जंतु सभी संजीव हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु संजीव है? कभी कभी यह निर्णय लेना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे संजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसा कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ है कि बादल संजीव है? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव तथा संजीवों में किस प्रकार करेंगे अंतर किस? तो ये देखना पड़ता है कि कौन संजीव है। वृद्धि कई ऐसे होते हैं जो वृद्धि करते, कई चलते भी हैं। ओके, क्या संजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो निर्जीव पौधों पदार्थों से अलग होते हैं? आप सभी संजीवों का बहुत अच्छा उदाहरण है। आप में ऐसे कौन कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए, अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए तथा पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं तो पौधों में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी संजीव वस्तुओं में एक समान होंगे। ओके, तो ये आपने चैप्टर पूरा जितना यहाँ से करवाया है ये आपने अच्छे से रीड आउट करना है। जो क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कशन करने हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।